नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। हम लोग आज स्टडी विथ स्मृति में पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का क्लास ये शुरू हो रहा है। और इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले हम लोग उसके सारे व्यापक तरीकों को समझेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो तरीका है अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र को समझने का, कि अर्थशास्त्र हर तरीके से एक सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है। सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है जिसका एक बहुत ही व्यापक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अर्थव्यवस्था डायरेक्ट जो आप इस सब्जेक्ट में, मतलब आप कंप्यूटर अगर पढ़ रहे हैं तो थ्योरी पढ़ते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ये है थ्योरी, अर्थशास्त्र इज थ्योरी। और अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये है प्रैक्टिकल, कि जो हम उसमें सीखते हैं वो डायरेक्टली हम एक्टिविटी कर रहे हैं, डायरेक्टली हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे अर्थव्यवस्था, कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है वो हम अर्थशास्त्र सीख करके समझ रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र एज ए सब्जेक्ट आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या काम आएगा, कहाँ काम आएगा और किस तरीके से आप उसका यूज कर सकते हैं, वो आप समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी बेसिकली हम लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो जनरल कंपटीशन में जो एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे यूपीएससी हो गया जो भारत का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, उसका एक व्यापक सब्जेक्ट है ये। उसके बाद झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हम लोग बात कर लें, कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी इसका उपयोगिता उतना ही ज़्यादा है जैसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में झारखंड का अर्थव्यवस्था भी पूछेगा। तो सबसे पहले इसके बाद रेलवे का तैयारी भी जो बच्चा लोग कर रहा है, या एसएससी की तैयारी जो कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी हैं। तो यदि हम लोग इसका बात करें कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर समझने के बाद अब हम इस सब्जेक्ट को समझेंगे कि क्या इसका उपयोगिता है और किस तरीके से हम इसको उपयोग कर रहे हैं, क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले हमको वो समझना जरूरी है कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। फिर जो भी हम पढ़ने वाले हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं हम और आप, उसका हम लोग ये समझेंगे कि उसका बेनिफिट क्या है। क्योंकि विदाउट बेनिफिट, बिना किसी उपयोग के, बिना किसी फायदा के हम मनुष्य हैं और हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़ रहे हैं, आर्थिक स्थिति समझ रहे हैं, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति। और ये नॉर्मली आप समझिए कि यदि आपने एकेडमिक में पढ़ा है, जैसे टेंथ में अगर आप पढ़े हैं, इलेवेंथ में पढ़े हैं, तो इन सब में भी यही सब समझाया जा रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके का है, आर्थिक स्थिति क्या है, विकास किसको कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं, संसाधन किसको कहते हैं, कैसे मानव एक संसाधन है, मानव को संसाधन के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, अर्थव्यवस्था का कितना क्षेत्र है। और ये जो तीन तरीके का क्षेत्र आप मान रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहेंगे, द्वितीयक क्षेत्र किसको कहेंगे, तृतीयक क्षेत्र किसको कहेंगे, तो इस तरीके से भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारा टर्म है, बहुत सारी टर्मोलॉजी है, जिसको भी हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। तो ये, अगर आपको कहीं भी डाउट रहे, कुछ समझ में ना आए या कहीं दिक्कत हो, आप डायरेक्टली बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आप लोगों में से जिसको भी पता है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक किसे, तृतीयक किसे, वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम अर्थव्यवस्था में और भी व्यापक तरीके से अगर घुसते हैं, तो आप आज के ज़माने में देखिए कि पूरा विश्व, होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, पूरा विश्व एक ही इकोनॉमी है, एक ही इकोनॉमी है। पूरा विश्व एक ही अर्थव्यवस्था में समाहित है। और ये जो अवधारणा दिया था, ये जो अवधारणा आया था कि होल वर्ल्ड इज ए विलेज, ये अवधारणा दिया गया है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। और अब हम इस पे बात करते हैं कि इसमें तीन तरीके की अवधारणाएं हैं जो 1991 के बाद या स्वतंत्रता के बाद इस
को लागू किया गया है और ये पूरा विश्व मान रहा है, इसका एग्जाम्पल दे करके हम लोग समझेंगे। इसमें तीन चीज है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों को समझेंगे हम अर्थव्यवस्था में। इसके साथ साथ हम इस सब्जेक्ट में समझेंगे कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, रोजगार क्या है, रोजगार सृजन के उपागम क्या हैं। तो इस सब्जेक्ट को हम बहुत ही व्यापक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसके समझने के लिए हम लोग मुद्रा और साख भी समझेंगे, क्योंकि इसमें जो जो पढ़ना है, अब हम इसको एक अच्छे असेंडिंग तरीके से समझा देते हैं कि हम लोग अर्थव्यवस्था में और इस क्लास में पढ़ने क्या वाले हैं और क्या कवर हो जाएगा आपका, और जो कवर होगा वो कहाँ यूज होगा। तो हम लोग इसमें एक एक करके समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि सबसे पहले इस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, इसको लिखेंगे, समझेंगे इससे क्या सवाल आ सकता है, अर्थव्यवस्था क्या है उसको जानेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे मुद्रा, बैंकिंग, बैंकिंग, संसाधन, कौन कौन से संसाधन है, मानव किस तरीके का संसाधन है, मानव का उपयोग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, कौन कौन सा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, पूरा ये पैटर्न, पूरा ये प्रणाली किस तरीके से काम करती है। ठीक है, उसके साथ हम लोग विकास भी समझेंगे कि ग्रामीण विकास क्या है, ग्रामीण विकास क्या है, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास क्या है, किसको हम आर्थिक विकास कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, एक एक करके पूरे टॉपिक्स को समझते जाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। फिर हम देखते हैं कि रोजगार क्या है, समृद्धि क्या है। ठीक है, रोजगार समझेंगे, रोजगार समझेंगे, इस इसी से रिलेटेड आ जाएगा बेरोजगारी क्या है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, किस तरीके की बेरोजगारी देश में व्यापक है, किस तरीके से हम रोजगार सृजन पे काम कर सकते हैं, पर्यावरण हमारे लिए आर्थिक उपागम कैसे बन सकता है, पर्यावरण से अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हो रहा है। तो इसका भी एक बैकग्राउंड आप समझ सकते हैं, और इसका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने का भी प्रयास आप कर सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जैसे आप अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, आर्थिक विकास कैसे हो रहा है, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ। इसके बाद भारत में आज़ादी के पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, पंचवर्षीय योजनाओं को किस तरीके से लागू किया गया और वो किस तरीके से सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है भारतीय आर्थिक स्थिति पे और भारतीय अर्थव्यवस्था पे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके साथ हम समझेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं को थोड़े दिनों के बाद हटाया क्यों गया, योजना आयोग का काम क्या था, योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग बना दिया गया, तो नीति आयोग क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे उसका काम हो रहा है। तो ये सब समझने का प्रयास करेंगे। अभी अगर आप आर्थिक विकास को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास कर रहे हैं कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है राम। ये राम क्या कर रहा है कि राम एक काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, और उस एक काम को करने से राम की आय, राम की आय प्रतिदिन 1,000 रुपया है, राम की आय प्रतिदिन 1,000 रुपया है। ठीक है, यदि राम कोई काम कर रहा है तो उस काम को करने से राम की प्रतिदिन की आय 1,000 रुपये। अब ये राम एक काम के साथ दो और नया काम स्टार्ट कर दिया जिससे उसकी आय प्रतिदिन 5,000 रुपया हो गई। तो अब क्या हो रहा है, राम का आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किस तरीके से राम का आर्थिक विकास हो रहा है, पहला, राम का आय बढ़ गया। दूसरा, राम का जब आय बढ़ रहा है, राम की जब इनकम बढ़ रही है, तो उसकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ रही है, पीपीसी बढ़ रही है, राम कुछ खरीद सकता है। जो वो 1,000 रुपया जब कमा रहा था तो सपना देख रहा होगा कोई चीज़ खरीदने का, जैसे ही वो 5,000 रुपया कमाने लगा तो वो अपना सपना को साकार करने का प्रयास कर सकता है। तो इस तरीके से हम लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ समझने का प्रयास करेंगे। एक चीज और आप समझिए कि अर्थव्यवस्था एक वैसा सब्जेक्ट है
जो आप उसको पढ़ने के बाद समझ सकते हैं कि भारत में जिस तरीके की वित्तीय संस्थाएं हैं या वर्ल्ड में जिस तरीके की वित्तीय संस्थाएं हैं वो कैसे काम कर रही हैं, ठीक है, वो अपना कमाई कैसे कर रही है। इसके साथ ही आप ये समझ सकते हैं कि बिजनेस व्यवसाय कैसे चलता है, व्यवसाय कैसे चलता है। यदि आपको कोई व्यवसाय शुरू करना है, यदि आपको किसी व्यवसाय पे कोई काम शुरू करना है या आपको पता है कि वो काम कैसे शुरू कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं। जैसे हम मान लें कि एक बिजनेस शुरू करना है आपको, तो आप बताइए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है, क्या आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हो सकता है, क्या क्या होगा तो आप एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या होगा तो आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए होना चाहिए भूमि। इज दैट क्लियर? जमीन होगा जहां आप एक सेटअप डालेंगे, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं या आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं या आप दुकान खोल रहे हैं, तो सबसे पहले जगह होना चाहिए, भूमि। इसको आप जगह, प्लेस, प्लेस भी बोल सकते हैं कि सबसे पहले प्लेस होना चाहिए, ठीक है। प्लेस अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आपके हाथ में पैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, जिसको आप पूंजी बोलते हैं, मनी बोलते हैं। तो मनी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। भूमि हो गया, पूंजी हो गया। अब इसके बाद आपके पास होना चाहिए श्रम, मतलब लेबर, मतलब मानव संसाधन, कि जो व्यक्ति आपके पास रहे या आपके उस व्यवसाय में आपका हेल्प करे या आप स्वयं उसमें अकेले ही खोल रहे हैं, तो वो होना चाहिए श्रम। उसके बाद अगर आप ये एक बड़ा व्यवसाय डाल रहे हैं तो संगठन होना चाहिए, टीम होना चाहिए आपके पास, किसी भी काम को कैपेबल या फिर बेहतर तरीके से करने के लिए एक टीम होना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज साहस होना चाहिए। यू नीड टू टेक एन एक्शन, मतलब आपको रिस्क का कैपेसिटी आपके पास अगर है, आपने एक्शन लिया कि मैं पैसा खर्चा कर सकता हूं, मैं इस तरीके का कोई काम कर सकता हूं जिस काम को करने से मेरा क्या हो रहा है, तो मेरा इनकम बढ़ेगा, मैं एक बिजनेस डाल सकता हूं, उस तरीके का साहस अगर आपके पास है तो आप एक बिजनेस डाल सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था का ये पूरा पैटर्न शुरू हो रहा है कि भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस होना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपके पास कुछ पूंजी है और कुछ कम हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं, तो उस पूंजी को आप बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं। ऋण का व्यवस्था आप कहीं ना कहीं से कर रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी से कर रहे हैं, दोस्तों से कर रहे हैं, परिवार से कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं। तो अब शुरू होता है अर्थव्यवस्था का खेल कि बैंक क्या करेगी, उस ऋण पे एक इंटरेस्ट, एक ब्याज, एक सूद इम्पोज करेगी। तो ये ब्याज क्या होगा, कैसे काम करता है, बैंक का ब्याज लेने का पैटर्न क्या है, बैंक में भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, सबसे बड़ा बैंक भारत में कौन सा है, कौन सा बैंक किस तरीके का ब्याज देता है। और अब देखिए कि भारतीय बैंक व्यवस्था किस पे डिपेंड करती है, आरबीआई पे डिपेंड करती है। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने पे आप धीरे धीरे हर चीज को सीखेंगे, हर चीज को समझेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना, कैसे बना, इसका काम क्या है, ये बैंक पे किस तरीके का रेट इम्पोज करता है, किस तरीके का ऋण बैंक दे सकता है, ये सब आप सीखेंगे, समझेंगे, समझ करके इसको क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग अ, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं और आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी सवाल हैं, जैसे वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे, वो हम करवाते चलेंगे। हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अपने आगे के पीपीटीज में शामिल करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करवाते चलेंगे। आपको नोट्स भी मिलते रहेगा, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलते रहेगा, पीडीएफ नोट्स भी हो सकता है हम प्रोवाइड करते रहें। तो ईच एंड एवरीथिंग अगर आप ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं, ढंग से समझने का प्रयास करते हैं, तो आप सीखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं, एग्जाम क्रैक होगा, नो डाउट। एक चीज आप समझिए कि एग्जाम क्रैक कैसे होता है, या एग्जाम के लिए ही हम क्यों पढ़ते हैं। हम पढ़ने का बेनिफिट तो समझ गए कि इसको पढ़ेंगे तो क्या क्या होगा,
क्या सीखेंगे, मेरा माइंड किस तरीके से क्लियर होगा, और सीखने के बाद हम कहाँ तक पहुँचेंगे, हम कौन सा एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन थ्री इडियट मूवी अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें एक लाइन बोलता है, एक पंच लाइन याद कीजिए कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे भागेगी। क्या बनो? काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे भागेगी। इसलिए क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में सवाल वहीं से आएगा, और अगर सवाल वहां से आ रहा है, अगर आप समझ रहे हैं, अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सवाल आराम से सॉल्व करेंगे, एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि गिरते हैं शाही सवार ही मैदान जंग में, शाही सवार ही मैदान जंग में वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चलना जानते हो, है ना। तो अगर आप सवारी करेंगे नहीं तो आप गिरेंगे कैसे, और अगर आप गिरेंगे नहीं तो आप सवारी करना सीखेंगे कैसे। तो इसलिए अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग,